अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर देना मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी। आर यू एबल टू लिस्ट एवरीथिंग यू सी? अपने चारों तरफ देखिए और लिस्ट बनाइए जो आसपास आपकी चीज़ें हैं, यानी थिंग्स हैं। क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं जो आसपास हैं? दैट वुड बी क्वाइट अ टास्क फॉर देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू। यहाँ पे क्वाइट अ टास्क का मतलब काफ़ी कठिन। क्वाइट अ टास्क एक ही चीज़ है, एक वर्ड है, ओके, फ्रेजल वर्ब जिसको हम बोलते हैं। क्वाइट अ टास्क मीन्स कठिन कार्य है। ये जो काम है बहुत कठिन है, यानी मुश्किल है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स थिंग्स है आपके चारों तरफ। आप लिस्ट बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, ओके। सम ऑफ दीज थिंग्स मे बी लिविंग while some of them may be नॉन लिविंग। कुछ होंगी जीवित होंगी जो, और कुछ होंगी जो जीवित नहीं होंगी, यानी जिंदा नहीं होंगी, ओके। इनको सजीव बोलते हैं, इनको निर्जीव बोलते हैं। दे मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कलर्स। उनका शेप, साइज और कलर भी अलग हो सकता है। दे मे बी मेड ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल्स। हो सकता है वो सेम मटेरियल की बनी हो या हो सकता है वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हो। देयर आर इवन सर्टेन थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट सी सच एज एयर एंड माइक्रोस्कोपिक जर्म्स। जो जर्म्स है, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं और एयर है, इनको भी हम देख नहीं सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट तो फिर भी करती हैं। इन वट वेज आर द थिंग्स यू सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? किस तरीके से जो चीज़ हैं, थिंग्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं जिनको आप देखते हो। इन वट वेज आर दे अलाइक? और किस तरीके से वो सेम है। कैन यू ग्रुप थिंग्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रॉपर्टीज़? क्या आप इन थिंग्स को ग्रुप कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुण के अकॉर्डिंग? जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरफेस। कंसीडर टू ग्रुप्स ए एंड बी मैंशनड बिलो। हाउ आर थिंग्स इन ग्रुप ए डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ग्रुप बी? कि दोनों में दो ग्रुप बना लिए, ए और बी, दोनों में अलग अलग थिंग्स लिख दी और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं देखिए। ग्रुप ए ह्यूमन, नीम, ट्री, पी प्लांट, डक, कॉकरोच। और ग्रुप बी में क्या है? पेन, सेलफोन, वॉच, बुक और टेबल। देखने से पता लग रहा है कि जो ग्रुप में है वो लिविंग थिंग्स है और ग्रुप बी में नॉन लिविंग थिंग्स है। यू विल नोटिस दैट ग्रुप ए हैज़ लिविंग थिंग्स वेयर इज ग्रुप बी हैज़ नॉन लिविंग थिंग्स। ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी ग्रुपिंग करना सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली थिंग्स को, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जो आपको बता चुका हूँ मैं। Although living things share some common properties, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी कुछ क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम कॉमन होती हैं। although living things share some common properties, they differ from each other in several ways। हालांकि जो लिविंग थिंग्स है वो काफ़ी सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, लेकिन कुछ चीज़ों में डिफरेंट भी हैं, कई तरीक़ों से वो एक दूसरे से अलग भी हैं। Living things are further classified into subgroups such as plants and animal। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया सब ग्रुप्स में, जिसमें क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, फिर एनिमल्स आते हैं। ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। इनमें से हर एक को और आगे फिर क्लासीफाई किया गया कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुण के अनुसार। एनिमल कैन बी क्लासीफाइड इंटू ग्रुप्स लाइक इंसेक्ट। एनिमल को क्लासीफाई किया गया इंसेक्ट्स में, फिश, एम्फीबियंस, reptiles, birds and mammals। For example, all insect have 6 legs। जितने भी insects हैं उनके क्या होते हैं? 6 legs होते हैं। But each group differs from other groups in some way। लेकिन हर एक insect का जो ग्रुप है यानी but each groups differ from other groups in some way। कुछ तरीक़ों में एक ग्रुप दूसरे से अलग होता है। Classification is not confined to living things। Non-living things can also be classified in various ways। So, classification is not confined to living things।
यानी जो क्लासिफिकेशन है लिविंग थिंग्स की वो कोई छोटी बात नहीं है। कन्फाइन मतलब छोटा होता है, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइड है। ओके, क्लासिफिकेशन करना, आगे से आगे क्लासिफिकेशन चलती रहती है लिविंग थिंग्स की। जैसे पहले एनिमल और ह्यूमन में किया, एनिमल्स और प्लांट्स में, फिर प्लांट्स को अलग कैटेगराइज कर देंगे, एनिमल्स को आगे और कैटेगराइज कर देंगे। सो क्लासिफिकेशन आगे से आगे चलती रहेगी। नॉन लिविंग थिंग्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। नॉन लिविंग थिंग्स को भी वेरियस वे में क्लासीफाई किया गया है। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ और हाउ दे आर यूज्ड एंड वेदर दे आर नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो इनको क्लासीफाई किया जा सकता है किस बेस पे, कि कैसे, हाउ दे आर यूज, कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है, वेदर दे आर नेचुरल, वो नेचुरल है या ह्यूमन मेड है। ओके, और वो किस चीज़ से बनी है। मटेरियल सच एज वुड, कॉटन, जूट ओके नेचुरली। जो मटेरियल कौन कौन से, वुड, कॉटन और जूट है नेचुरली ओके होते हैं, यानी प्राकृतिक तौर पे हमें मिलते हैं। हाउ एवर सेरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील आर ह्यूमन मेड, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है। यू कैन सी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ क्लासिफिकेशन इज यूज टू मेक आर वर्क ईजी एट होम एंड एट स्कूल। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं क्लासिफिकेशन के, जो हमारे घर पे आर वर्क ईजी, जो हमारा वर्क है उसको आसान बना देते हैं घर पे और स्कूल में। इन द किचन ऑल द यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर, जो यूटेंसिल्स है उनको एक साथ रखा जाता है। सो आर ऑल दी स्पाइसेस, और जो स्पाइसेस हैं उनको भी। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड टर्मरिक इन द किचन यू डू नॉट हैव टू लुक एवरीवेयर। अगर मान लो आपको टर्मरिक फाइंड करना है तो आपको किचन के अंदर हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको पहले से क्लासीफाई करके अलग से रखा हुआ है। यू डू नॉट हैव टू लुक एनीवेयर, यू जस्ट गो टू शेल्फ वेयर द स्पाइसेस आर स्टोर्ड। तो आपने स्पाइसेस के लिए एक अलग से जगह बना रखी होती है, वहाँ पे जाएंगे और टर्मरिक को उठा के यूज़ कर लेंगे। ओके, हाउ डू यू थिंक सच अ क्लासिफिकेशन हेल्प्स। आपका मानना क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है हमारी हेल्प किस प्रकार से करता है। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं, सच अ क्लासिफिकेशन हेल्प्स, की क्लासिफिकेशन हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में, कि प्रॉपर्टीज़ मतलब जो गुण हैं मटेरियल के, कौन कौन से गुण हैं। मटेरियल मतलब सामग्री, सामग्री के गुण। हाउ वुड यू डिस्क्राइब, हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन एप्पल, आप एप्पल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। यू कैन टॉक अबाउट इट्स साइज, शेप, कलर और अबाउट हाउ इट फील्स और स्मेल। आप बात करेंगे उसके साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, कलर के बारे में, और ये कैसी स्मेल करता है। ओके, साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, हार्ड और सॉफ्ट, स्मूथ और रफ, एंड स्मेल आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ यानी गुण है किसी भी मैटर के, कि उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, वो रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सच प्रॉपर्टीज़, जितने भी मैटर हैं उनको इसी बात से डिस्क्राइब किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़। ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय सच प्रॉपर्टीज़, जितने मैटर उनको डिस्क्राइब किया जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके गुण। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल डिसाइड वट थिंग्स वी कैन मेक आउट ऑफ दैम। जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे कोई चीज़ बना सकते हैं, वही चीज़ डिसाइड करती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज़ नॉट हार्ड। हम जो टूल्स होते हैं ओके, हम रबड़ के नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वो हार्ड नहीं होता। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स आउट ऑफ वुड एज दे विल कैच फायर ईजिली। हम कभी भी लकड़ी के बर्तन नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ईजिली फायर को कैच कर लेंगे, उनमें आग लग जाएगी। लेट अस स्टडी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यानी गुण पढ़ते हैं मैटर्स के बारे में। फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब देखकर या देखना। पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ, पेपर देखने में क्लॉथ से अलग दिखता है। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, और जो लकड़ी है वो लोहे से अलग दिखाई देती है। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम और कॉपर से आयरन अलग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड और पेपर।
जबकि उसी टाइम आप देखेंगे कि जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है उनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि वुड और पेपर में नहीं है। ओके, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग भी उनको क्लासीफाई किया जाता है कि वो देखने में कैसे लगते हैं। ओके, क्योंकि देखकर भी हम डिफरेंस बता सकते हैं। फिर है लस्टर यानी चमक। अ मेटल स्पून शाइन्स वेयर इज अ वुडन स्पून डज नॉट शाइन सो मच। आपने देखेंगे कि जो मेटल का स्पून है यानी चम्मच है वो शाइन करता है और लकड़ी का स्पून शाइन नहीं करता। सिल्क क्लॉथ्स हैज़ अ शाइन वेयर इज वुलन क्लॉथ्स डज नॉट। जो सिल्क के क्लॉथ हैं वो शाइन करते हैं और वुलन के क्लॉथ नहीं करते। वी से दैट मेटल हैज़ more luster than wood and that silk has more luster than wool। हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि जो लस्टर है किसमें, मेटल में ज़्यादा है, किससे, वूल से। सॉरी, वी से दैट मेटल हैज़ मोर लस्टर दैन वुड। तो वुड से ज़्यादा कौन चमकता है, मेटल, और सिल्क चमकता है किससे ज़्यादा, वूल से, वूल से। एन आयरन रोड मे नॉट अपीयर लस्ट्रस। अगर एक आयरन रोड है वो लस्ट्रस यानी चमकदार नहीं दिखाई देती। हाउएवर, तब हम क्या करेंगे, इफ़ यू यूज़ सैंड पेपर टू रिमूव द टॉप लेयर यू विल सी दैट इट इज़ लस्ट्रस। अगर आप सैंड पेपर से उसको रगड़ेंगे तो ऊपर की परत हट जाएगी, तो वो क्या देखेंगे, चमकदार दिखना शुरू हो जाएगी। उस आयरन रोड को आप रगड़ेंगे ना सैंड पेपर से, तो ऊपर की परत हट जाएगी और वो चमकना शुरू हो जाएगा। सम मेटल्स लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर्स। जब उसको एयर और मॉइस्चर में छोड़ा जाता है मेटल को, तो वो अपना लस्टर यानी अपनी चमक खो देती हैं। जैसे आयरन है, जो उसमें जंग लग जाएगा तो अपनी चमक खो देगा वो। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर। तो लस्टर के यानी चमक के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला था अपीयरेंस, दूसरा है लस्टर। अगेन टेक्सचर। टेक्सचर होता है बनावट। डिफरेंट मटेरियल फील डिफरेंट व्हेन यू टच दैम। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट फील करवाते हैं जब आप उनको टच करते हैं। दैट इज दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, क्योंकि उनकी बनावट अलग अलग है, टेक्सचर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल इज हार्ड एंड स्मूथ वेयर इज वूल इज सॉफ्ट एंड रफ। जो मेटल होती हैं वो हार्ड और स्मूथ होती हैं, और जो वूल होता है वो सॉफ्ट होता है, रफ होता है। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली। जो सॉफ्ट मटेरियल पे कंप्रेस भी इजीली कर सकते हैं और स्क्रैच भी इजीली डाल सकते हैं। हार्ड मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, उनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, उनको टेक्सचर के बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला था अपीयरेंस, दूसरा था लस्टर, और तीसरा क्या है, टेक्सचर। उसके बाद आता स्टेट। हम देखते हैं मैटर की बेसिकली 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मोस्ट मटेरियल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अब डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स? द डिफरेंस लाइज इन द वे दे चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट? 3 स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है वो कहाँ लाइज करता है? दे चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम, किस प्रकार से वो अपना शेप और वॉल्यूम चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस कर सकते हैं हम। सॉलिड डू नॉट ईजिली चेंज देयर शेप और वॉल्यूम। जो सॉलिड है ईजिली अपनी शेप चेंज नहीं करता और वॉल्यूम चेंज नहीं करता, शेप और वॉल्यूम दोनों ईजिली चेंज नहीं करता। यू कैन नॉट मूव अ बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट यू कैन मूव। एक बॉक्स को आप मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, बट इट्स शेप एंड वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स को ये मूव कर रहा है, यहाँ से उठा के कहीं लेके जा रहा है, तो इस बॉक्स की जो शेप है वो फिक्स रही और वॉल्यूम भी फिक्स रहा, दोनों ही चेंज नहीं हुए क्योंकि ये सॉलिड है। लिक्विड्स चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम। जो लिक्विड है वो शेप चेंज करता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं करता। pouring milk from a jug into a tumbler causes milk to take the shape of the tumbler। जो जग से हमने क्या किया, मिल्क को डाला किसमें, टम्बलर में, तो मिल्क की शेप चेंज हो गई। शेप क्या हुई, जो जग है जिसको हम बोलते हैं, ओके, जग से हमने किस में डाला, टम्बलर में, तो जग की शेप उससे किस में चेंज होगी, टम्बलर की शेप में, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। बट यू
स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, लेकिन जो मिल्क है उतना ही का उतना ही, अगर 2 लीटर उसमें रहा होगा तो 2 लीटर उस टम्बलर में भी है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मेरे को पता है 2 लीटर का टम्बलर नहीं होगा, ये जो दिखाई दे रहा है पिक्चर में उसकी बात कर रहा हूँ। इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ से जग से टम्बलर में क्या दिया, दूध डाल दिया, उसकी सिर्फ शेप चेंज हुई है, ना कि वॉल्यूम चेंज हुआ है। ओके, अब गैस की बात करते हैं। गैसेज ईजिली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम, गैस जो है ईजिली अपनी शेप चेंज कर लेती है और वॉल्यूम चेंज कर लेती हैं। इफ़ यू पंप एयर इनटू फुटबॉल, अगर एक फुटबॉल में आप एयर को पंप करते हो, द एयर फिल द फुटबॉल एंड टेक्स इट्स शेप, तो एयर क्या करेगी, उस फुटबॉल के अंदर जाएगी और उसकी शेप लेना शुरू कर देगी। फुटबॉल की शेप गोल है तो गोल हो जाएगी। इट्स वॉल्यूम चेंजेस, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। इट टेक्स अप लेस स्पेस इन ए फुटबॉल देन इट डिड आउटसाइड द फुटबॉल, वो अंदर कम वॉल्यूम लेगी, लेस स्पेस, अंदर स्पेस कम लेगी बजाय कि बाहर के, बाहर उसका स्पेस ज़्यादा था, फुटबॉल के अंदर उसका स्पेस कम हो गया। ओके, तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ और शेप भी चेंज होगी। ये देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, हवा अंदर डाल रहे हैं, किसके अंदर, गैस चेंजेस शेप एंड वॉल्यूम, तो बाहर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है गैस का और अंदर जाते कम हो जाएगा। ओके, और उसकी शेप भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके हम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस में पास होते हैं किस में दूर होते हैं, उससे और क्लियर होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तभी तो वो डिफरेंट अलग अलग हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो तीनों की डिफरेंट है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो अलग है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट अलग है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट अलग है। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, जो सॉलिड होती हैं, देखिए सॉलिड की एक मॉलिक्यूल्स की शेप दिखा रखी है जो बिल्कुल आसपास बिल्कुल अटैच हैं। देखिए बिल्कुल स्पेस नज़र नहीं आएगा, हल्का सा स्पेस नज़र आएगा बीच में, तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। एज दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, बिल्कुल क्लोज होते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, तो ये एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, दूर नहीं जाने देते। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स दैम टुगेदर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पास बना के रखती, दूर नहीं जाने देती। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स दैम टुगेदर। द पोजीशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर फिक्स, जो पोजीशन होती है मॉलिक्यूल्स की फिक्स होती है, जो जहाँ वहीं रहेगा। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। मान लीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल एक मॉलिक्यूल्स है, जो सपोज कर लेते हैं, तो इधर इधर वाइब्रेट करेगी इस टाइप से, तो अपनी जो मेन पोजीशन है जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वो उसकी पोजीशन सेम रहेगी। इस टाइप से ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उसी प्लेस पे बने रहते हैं इस टाइप से, जो देखिए पास पास है। ओके, और अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं बस। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। दिस इज़ वाई सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, इसी वजह से जो सॉलिड उनकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते। ओके, सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द मॉलिक्यूल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड। देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूर ले जाना काफ़ी मुश्किल है सॉलिड के अंदर, इसलिए वो रिजिड और हार्ड होते हैं। रिजिड होता है जो इजीली मूव ना करें, हार्ड हो गया कठोर। ओके, रिजिड मतलब जो हार्ड हो, जिसको मूव करना इजी ना हो। ओके, इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, इसके कंपेयर, ये तो सॉलिड का हो गया मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़े लेस टाइटली पैक्ड होते हैं इसके कंपैरिजन में। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़े वो दूर होते हैं इन सॉलिड के कंपैरिजन में। दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली, ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते। द पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड आर नॉट फिक्स, द पोजिशन है देखिए किसकी, जो पोजीशन है मॉलिक्यूल्स की फिक्स नहीं होती, ये आपस में ऐसे मूव करते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, मूव करते रहेंगे। ओके, लेकिन बहुत दूर नहीं जाते, फोर्स तो होती है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, इस टाइप से मूव करते रहते हैं। ओके, द पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड आर नॉट फिक्स, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड
विद द लिक्विड, तो ये लिक्विड के अंदर अंदर ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, जो ये रिजिड नहीं होता, इसको मूव कराना आसान होता है। एंड डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, इसकी शेप भी डेफिनेट नहीं होती, जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप वैसी हो जाती है लिक्विड की। इन गैसेज, गैसेज में क्या होता है, उसके मोलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। द मोलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट दैट देयर इज ए हार्डली एनी अट्रैक्शन बिटवीन दैम, इतने दूर होते हैं कि बहुत रेयर चांस है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो, मोलिक्यूल्स के बीच में आपस में। देयरफॉर दे मूव अराउंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं इधर उधर, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी नहीं। हैंस अ गैस हैज़ अ फिक्स शेप और नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसका जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता गैस का। द मोलिक्यूल्स मूव अराउंड इन द फुल स्पेस अवेलेबल टू दैम, तो मोलिक्यूल्स इसके आसपास जो भी स्पेस मिलता है उसमें मूव करते रहते हैं। दैट इज़ वाई अ गैस फिल्स अप द स्पेस अवेलेबल टू इट, जब गैस फिल करते हैं दैट इज़ वाई द गैस फिल्स अप द स्पेस अवेलेबल टू इट, तो गैस उस स्पेस को भर देती है जो उसके लिए अवेलेबल हो। जैसे हमने फुटबॉल में हवा भरी थी एक बॉल में, तो जितना भी स्पेस उसको मिला उसने उसको फिल कर दिया। ओके, टेबल 4.4 को रीड कर लीजिए, जो हमने रीड किया है वो सारा उस टेबल में दिया गया है, समराइज किया गया है। फिर है सोलेबिलिटी इन वाटर, सोलेबल होता है घुल जाना वाटर के अंदर, सोलेबिलिटी इन वाटर। वी से दैट द शुगर हैज़ डिजोल्व इन वाटर, एक्चुअली हम देखते हैं कि जो शुगर है, ये कहते हैं कि जो शुगर है पानी में घुल गई है अच्छे से। एक्चुअली वाटर कॉजेज ऑल मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड पीस ऑफ शुगर टू ब्रेक अपार्ट, जो वाटर है वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, जो सॉलिड पीस ऑफ शुगर होते हैं उनको ब्रेक कर देता है और अलग कर देता है। शुगर है, शुगर हार्ड होती है, हमने देखा है, जैसे पानी में डालते हैं तो पानी क्या करते हैं, उसकी जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग कर देता है, दूर दूर कर देता है। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स व्हेन सेपरेटेड, जब अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स व्हेन सेपरेटेड आर सो स्मॉल, तो वो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, obvious सी बात है, छोटे ही आते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हमें दिखाई नहीं देंगे, दैट्स वी कैन नॉट सी दैम, तो हम उनको हमको वो दिखाई नहीं देते। वी से दैट द शुगर इज सोलेबल इन वाटर, तब हम कहते हैं जो शुगर है वो सोलेबल है वाटर के अंदर। दोबारा सुनिए एक बार, जो पानी है वो शुगर को ब्रेक कर देता है, उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है। शुगर है मॉलिक्यूल्स की बनी होगी, उनको अलग अलग कर देता है यानी दूर दूर कर देता है, और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम बोलते हैं कि जो शुगर है वो सोलेबल है किसमें, वाटर में, यानी पानी में घुल जाती है। रिपीट द एक्टिविटी विद सॉल्ट, सैंड एंड सॉडस्ट एंड चॉक पाउडर, व्हाट हैपन्स टू ईच वन ऑफ देम। देखिए जो एक्टिविटी हमने की थी पहले, हमने शुगर को किसमें मिलाने की कोशिश की थी, पानी में, तो वो घुल गया था। उसके बाद ये एक्टिविटी आप रिपीट कीजिए, सॉल्ट के साथ, सैंड के साथ और सॉडस्ट के साथ और चॉक पाउडर के साथ, देखिए घुलती हैं कि नहीं। उसके बाद 4.5 में इसको फिल कीजिए। जो सोलेबल हैं, जो घुल जाएंगे उनको बोलेंगे सोलेबल, और जो नहीं घुलते उनको बोलते हैं इनसोलेबल। ओके, अब पढ़ते हैं हम। टेक वाटर इन ए ग्लास टम्बलर एंड ऐड सम मिल्क टू इट, एक ग्लास टम्बलर लीजिए, ऐड सम मिल्क टू इट। एक ग्लास वाटर, एक ग्लास के अंदर पानी लीजिए, ओके, उसके अंदर क्या ऐड कीजिए, मिल्क। स्टायर एंड लीव्स द टम्बलर स्टिल फॉर सम टाइम, उसको घुमाइए पानी को और दूध को मिलाइए, यानी घुमाइए उसके अंदर उसको, और कुछ टाइम के बाद छोड़ दीजिए, उसके कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, यानी दूध के अंदर हमने पानी मिला के उसको छोड़ दिया। डू द वाटर एंड द मिल्क सेपरेट और डू दे रिमेन मिक्सड विद ईच अदर, थोड़े टाइम के बाद छोड़ दीजिए, थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ने के बाद आप देखेंगे क्या वो मिक्स रहते हैं या फिर अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। नाउ मिक्स वाटर एंड कोकोनट ऑयल, आप मिक्स करो वाटर को और कोकोनट ऑयल को इन द सेम वे, उसी सेम तरीके से। बट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, डू द वाटर एंड कोकोनट ऑयल सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट लेयर्स, क्या वो अलग अलग होकर 2 लेयर बना देते हैं, एक किसकी, दूध की और कोकोनट ऑयल की। ट्राई विद अदर लिक्विड सच एज सनफ्लावर ऑयल, लेमन जूस एंड केरोसिन ऑयल, ये आप अलग अलग चीज़ों के साथ ट्राई कर सकते हैं घोलने की आपस में, जैसे सनफ्लावर ऑयल, लेमन जूस और केरोसिन के साथ, और टेबल 4.6 फिल कर सकते हैं। ओके, जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं अच्छे से।
लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, क्या बोलते हैं उनको, मिसिबल लिक्विड्स। और जो लिक्विड नहीं मिक्स होते आपस में, लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। उन लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, इमिसिबल। जैसे जो ऑयल है और पानी मिक्स नहीं होता तो उनको क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। ओके। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो स्लाइटली सोलेबल इन वाटर। ये थोड़ी बहुत पानी में घुल जाती हैं, स्लाइटली सोलेबल है वाटर में। प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो प्लांट्स और एनिमल पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो कि वाटर के अंदर मिक्स होती है। ओके। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व, जो कि वाटर के अंदर मिक्स होती है। फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वाटर से, जो कि पानी के अंदर मिक्स होती है। सम गैसेस सच एज नाइट्रोजन आर हाउ एवर नॉट सोलेबल इन वाटर। कुछ गैसेस हैं जो पानी के अंदर सोलेबल नहीं है, जैसे नाइट्रोजन। Thus, matter can be classified on the basis of its solubility in water। तो मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है उसकी सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग वाटर में, कि वो सोलेबल है या नहीं है। ओके। ये जितनी भी एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं और टेबल को फिल कर सकते हैं। डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। इफ़ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर, अगर आप एक लोहे की कील को पानी में डालते हैं, ड्रॉप करते हैं, इट विल सिंक, वो डूब जाती है। बट अ पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी पे तैरता रहता है। इफ़ यू वेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आयरन, वाटर एंड वुड, अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं किसका, आयरन का, वाटर का और वुड का, यू विल फाइंड दैट आयरन इज़ द हैवीएस्ट। आप पाएंगे कि जो आयरन है वो सबसे हैवीएस्ट है, भारी है। एंड वुड इज़ द लाइटेस्ट, और जो वुड है वो सबसे हल्का है। इन तीनों की बात कर रहा हूँ, आयरन, वाटर और वुड में। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी लाइटर देन आयरन बट हैवियर देन वाटर। और इक्वल वॉल्यूम में अगर एल्यूमिनियम भी ले लें तो एल्यूमिनियम किससे हल्का होगा, आयरन से, बट हैवियर देन वाटर, लेकिन वाटर से वो हैवी होगा। इट विल सिंक इन वाटर, और वो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉटन विल बी लाइटर देन वाटर। जो इक्वल वॉल्यूम ले लें किसका, कॉटन का और वाटर का, तो किससे हल्का होगा, वो वाटर से हल्का होगा। इट विल फ्लोट ऑन वाटर इफ़ प्लेस्ड ऑन ए वैक्स पेपर, अगर वैक्स पेपर के ऊपर हम रुई को यानी कॉटन को रख दें तो वो तैरेगी पानी के ऊपर। ओके। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पर यूनिट मीन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस की डेंसिटी। A substance iron aluminium which is denser than water will sink in water। जो जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है वो तो पानी में डूब जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी पानी से कम है वो पानी में तैरते रहते हैं। A substance wood cotton which is less dense than water will float on the water। Matter can be classified on the basis of whether it floats or sink in water, that is on the basis of whether its density is less than or more than that of the water। मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है उनकी बेसिस पे, किस बेसिस पे, क्या वो फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं। और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डूब जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी कम है वाटर से वो तैरते रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार देखना, किस ट्रांसपेरेंट होती है कोई भी जो उसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। यू कैन सी थ्रू ग्लास, हम ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, बट नॉट थ्रू वुड और अ मेटल प्लेट। एक मेटल प्लेट के आर पार नहीं देख सकते और ना ही एक लकड़ी के आर पार देख सकते हैं। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों है, क्या आप जानते हैं? दिस इज़ बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू ग्लास बट नॉट थ्रू वुड और मेटल। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट आर पार जा सकती है, यानी पास कर सकती है ग्लास को, लेकिन लाइट पास नहीं कर सकती वुड और मेटल के अंदर से। सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो सब्सटेंसेस उनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू दैम। इस बेस पे कि उनमें से कितनी लाइट पास होती है, इस बेस पे उनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है।
इफ़ द मोस्ट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट में से, उसको बोलते हैं इट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास है, ग्लास के आर पार लाइट पास हो जाती है तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया ग्लास। इफ़ नो लाइट कैन पास थ्रू, अगर कोई भी लाइट आर पार नहीं जा सकती, पास नहीं कर सकती, इट इज़ कॉल्ड ओपेक, तो ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मेटल और ये वुड है, ये सब क्या ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। इफ़ द लाइट कैन पास थ्रू पार्शली, थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, तो इट इज़ कॉल्ड ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। वी कैन नॉट सी थ्रू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से क्लियरली हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। फ्रोस्टेड ग्लास यूज्ड इन बाथरूम विंडोज़ इन ट्रांसल्यूसेंट, जो फ्रोस्टेड ग्लास है वो यूज़ किया जाता है जिनमें धुंधला सा दिखता है, बस लाइट तो हल्की पार्शली क्रॉस होती है लेकिन उसमें से बिल्कुल धुंधला दिखता है, शेप परफेक्ट दिखाई नहीं देती, ये बोल सकते हैं कि दिखाई नहीं देगा उसमें से कुछ भी। ओके, एयर इज़ ट्रांसपेरेंट, जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, जब भी तो हम आसानी से आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि एयर हमारे आसपास है। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस, इस वजह से हम इस काबिल हैं कि आसपास की चीज़ों को देख सकें। वाटर व्हेन क्लियर इज़ ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जब पानी बिल्कुल साफ़ हो तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाता है, यानी वाटर के आर पार भी देखा जा सकता है क्योंकि उसमें से लाइट पास हो सकती है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है इस बेस पे कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। थैंक यू।